सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाउकोमा। तो जो ग्लाउकोमा है ये क्या है? ये सिंगल डिसीज़ प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी रिजल्टिंग इन कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क एंड स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट दैट आर एसोसिएटेड फ्रीक्वेंटली बट नॉट इनवेरिएबली विथ राइज आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है जिसका रिजल्ट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा ऑप्टिक डिस्क में और स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलेगा विजुअल फील्ड में, डिफेक्ट देखने को मिलेंगे और जो कि फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड होते हैं पर किसके साथ, आईओपी के साथ। लेकिन हमेशा आईओपी इंक्रीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। आईओपी इस मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है यहाँ पे बट नॉट ओनली द रिस्क फैक्टर। इंट्राओकुलर प्रेशर राइज होना रिस्क फैक्टर है लेकिन केवल सिंगल यही रीज़न नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि ओकुलर हाइपरटेंशन इज़ यूज फॉर केसेस हैविंग कॉन्स्टेंटली राइज आईओपी विदाउट एनी एसोसिएटेड ग्लूकोमेटस डैमेज। मतलब केवल अगर आईओपी राइज है तो उसको क्या कहा, ओकुलर हाइपरटेंशन। और कन्वर्सली द टर्म नॉर्मल और लो टेंशन ग्लाउकोमा is suggested for the typical cupping of the disc and the visual field defect associated with normal IOP और लो IOP, जिसमें कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो अगर कम है या नॉर्मल है तो उसको लो टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। और ओकुलर हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, जिसमें कि केवल आईओपी इंक्रीज हो, दूसरी पैथोलॉजी ना हो। और ग्लाउकोमा क्या है, जिसमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने को मिलती है जिसका रिजल्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देखने को मिलता है ऑप्टिक डिस्क में और स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट दैट आर एसोसिएटेड फ्रीक्वेंटली बट नॉट इनवेरिएबली विथ राइज आईओपी। इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्लूकोमा जो है उसको अपन ने 3 तरीके से बांटा है, क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। तो कंजेनाइटल डेवलपमेंटल ग्लूकोमा, प्राइमरी एडल्ट ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। कंजेनाइटल डेवलपमेंटल ग्लूकोमा जो है प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लूकोमा जिसमें कि कोई एसोसिएटेड एनोमली नहीं होगी, और डेवलपमेंटल ग्लूकोमा जिसमें कि एसोसिएटेड एनोमली होगी। देन इसके बाद आता है प्राइमरी एडल्ट ग्लूकोमा जिसमें प्राइमरी ओपन एंगल, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और POAG PACG। ठीक है, और प्राइमरी मिक्स मैकेनिज्म ग्लूकोमा। देन इसके बाद आता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो 3 मेजर उसका डिवाइड किया गया है, कंजेनाइटल, डेवलपमेंटल, प्राइमरी एडल्ट और सेकेंडरी। फिर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ ग्लूकोमा 2% ऑफ दोज ओवर द एज of 40 years and 10% of those over 80 years of age. अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा वर्सेस प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, उसमें क्या उसका जो एपिडेमियोलॉजी उसमें क्या किस एथनिक ग्रुप में कितना कवर कर रहा है। तो इंडियंस में 1-1 दोनों का रहेगा, उर्बान चाइनीज़ में 1 प्राइमरी ओपन एंगल का और इसमें PACG का 2, मंगोलियंस में 1 और इधर PACG का 3, यूरोपियन 5 और 1। ग्लूकोमा की वजह से कितने % ब्लाइंडनेस होती है, तो ग्लूकोमा की वजह से ग्लोबल अगर ब्लाइंडनेस का परसेंटेज देखें तो 8% और इंडिया में 12.8% ग्लूकोमा की वजह से ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे किस तरीके की पैथोजेनेसिस होती है, ग्लूकोमेटस ओकुलर डैमेज किस तरीके से होता है। तो डेफिनेशन में जैसा कि मेंशन किया गया है कि ऑल ग्लूकोमा आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। हमने डेफिनेशन ही इसकी शुरुआत की थी कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, इट हैज़ नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट progressive optic neuropathy result from a death of retinal ganglion cell in a typical pattern which result in characteristic optic disappearance and specific visual field defect। हमने डिफाइन इस तरीके से किया था कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से विजुअल फील्ड में ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, और साथ में क्यों होती है, क्योंकि रेटिनल गैंग्लियन सेल की डेथ होने लगती है और जिसकी वजह से स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क का अपीयरेंस कुछ स्पेसिफिक रहेगा और साथ में विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आएंगे। इसके बाद पैथोजेनेसिस ऑफ रेटिन, हमने क्या देखा इसमें कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी जिसका रिजल्ट क्या होगा, रेटिनल
गैंग्लियोनिक सेल की डेथ होती है। तो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल जो है उसकी डेथ जो है वो कैसे शुरू होती है? इनिशिएटेड व्हेन सम पैथोलॉजिकल इवेंट ब्लॉक द ट्रांसपेरेंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर मतलब कि कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? कुछ पैथोलॉजिक इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ब्लॉकेज हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज हो जाता है, न्यूरोट्रोफिन्स का ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज हो जाता है फ्रॉम द ब्रेन टू RGCS मतलब कि रेटिनल गैंग्लियन सेल तक उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता ब्रेन से न्यूरोट्रोफिन्स का। The blockage of these neurotrophins initiate a damage cascade and the cell is unable to maintain the normal function। इसकी वजह से normal function नहीं हो पाते। The RGCS losing their ability to maintain normal function undergoes apoptosis and also trigger apoptosis of adjacent cells मतलब apoptosis में चली जाती है सेल्स, उनकी सेल जो है वो सेल्फ डेथ में चली जाती है। अपोप्टोसिस इज जेनेटिकली कंट्रोल सेल सुसाइड, ठीक है, ये सुसाइड करने लगती है सेल्स, ठीक है, और आसपास की सेल्स भी सुसाइड करने लगती है। और इसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इसमें कोई विदाउट इलेक्टिंग एनी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यहाँ नहीं देखने को मिलता। और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल डेथ इज ऑफकोर्स एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर। रेटिनल नर्व फाइबर के लॉस होने के साथ भी ये एसोसिएटेड हो सकती है रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स की डेथ। As the loss of nerve fiber extend beyond the normal physiological overlap and of functional zone, the characteristic optic disc damage and specific visual field defect, ठीक है, इसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक विजुअल फील्ड में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो राइज IOP इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो उसके बढ़ने की वजह से। फिर प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर जिसमें क्या क्या चाहिए? वास्कुलर इनसफिशिएंसी तो प्रेशर देखो IOP बढ़ने की वजह से तो हो गया, मैकेनिकल थ्योरी हो गई। और प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन से हो गए? जिसमें कि विजुअल इनसफिशिएंटी थ्योरी, जिसमें कि 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे कि फेल्यूर ऑफ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो, ऑटो रेगुलेशन नहीं हो पाता ब्लड फ्लो का और वासोस्पाज्म हो जाता है। ये है इंडिपेंडेंट फैक्टर है जिसमें IOP राइज नहीं होता। और तीसरा जो है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जिसमें हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं उनमें हाइपरटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एक्यूट ब्लड लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल कोएगुलोपैथी, इनकी वजह से भी हो सकता है। तो हमने देखा IOP राइज होने की वजह से, जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेच होने लगती है लिम्निया क्रिबोरोसा में, जिसकी वजह से एक्सोनल डिफॉर्मेशन एंड इस्कीमिया बाय अल्टरिंग कैपिलरी फ्लो, कैपिलरीज का ब्लड फ्लो अफेक्ट होगा, वहाँ पे इस्कीमिया देखने को मिलेगा। और जिसका रिजल्ट क्या होगा? न्यूरोट्रोफिन जो है वो उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा रेटिनल गैंग्लियोनस सेल तक, ठीक है। और प्रेशर इंडिपेंडेंट में तो हमने देख ही लिया कि ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो हो, उसमें दिक्कत हो, ये वासोस्पाज्म हो जाए। देन इसके बाद सेकेंडरी इंसल्ट जैसे कि न्यूरोनल डिजनरेशन इज़ बिलीव्ड टू बी ड्राइवन बाय टॉक्सिक फैक्टर, जैसे कि कुछ ग्लूटामेट होता है, ठीक है, टॉक्सिन होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स जो है वो डैमेज होने लगती है। इसके बाद ये अलग से टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक को डिस्कस टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया गया यहाँ पे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।